वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि याद रखिएगा, चाहे आपकी एग्रीकल्चर की एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसलिए यहाँ पर एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा कि चाहे आपको ये क्वेश्चंस आते हो या नहीं आते हो, ठीक है, सभी क्वेश्चंस याद रखिएगा अपनी अपनी जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। इसलिए एक बार सारे क्वेश्चंस को पूरा ज़रूर देख ले, एक बार वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख ले, ताकि आपके सभी क्वेश्चन से सभी डाउट है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई क्लास लगेगी वो आपको नोट के साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान कौन सा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, जो जमुनापारी बकरी की नस्ल है इसका उद्भव स्थान मतलब ओरिजिन प्लेस कौन सा है, तो ये होता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला। कौन सा होता है? इटावा ज़िला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्ष पूर्व से पाले जा रहे हैं। मतलब याद देखिएगा, जो पशु पालने की जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, आप कैसे मान सकते हो, जो नेचर है, इनकी शुरुआत कब से हो चुकी थी। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मनुष्य पशु को कब से पालने लग गया था, तो लगभग याद रखिएगा 6000 ईसा वर्ष पूर्व। जो याद रखिएगा पशु को पालने की जो प्रथा है, इसकी जो शुरुआत है, याद रखिएगा, ये 6000 ईसा वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, जो कि आज भी चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय, भैंस, बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट हो जाते हैं। क्या पूछा गया? मध्यकाल के लिए आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, मध्यकाल की पूछी आ रही है, क्या पूछा आ रहा है कि जो रिसाइकल पीरियड है, मतलब ये जो साइकिल है, एस्ट्रा साइकिल, इसकी पुनः शुरुआत या फिर ये पुनः प्रकट कितने दिन में हो जाता है, इसके लिए पूछा गया है। गाय हुआ, भैंस हुआ और बकरी। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिए, गाय, भैंस और बकरी में जो रिसाइकल आता है, मतलब जो एस्ट्रा साइकिल है, ये दोबारा से आता है, इसका जो टाइम रहता है, ये रहता है, याद रखिए, 19 से 21 दिन बाद, या फिर आप ऐसे मान सकते हो 19 से 21 दिन में एस्ट्रा साइकिल इनका रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मध्यकाल की पहचान कैसे की जा सकती है। मध्यकाल की पहचान कैसे की जा सकती है? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर मान लीजिए कोई मादा पशु है और जिसकी आपको पहचान करनी है कि ये मध्यकाल में आ चुकी है या फिर नहीं आ चुकी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो याद रखिएगा, भाई लक्षणों के आधार पर, और एक होता है टीजर बुल को छोड़कर। इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? याद रखिएगा, भाई लक्षणों के आधार पर और टीजर बुल को छोड़कर। अब यहाँ पर याद रखिए, ये जो फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि भाई लक्षणों के आधार पर कैसे आप पता लगा सकते हो। तो इसके लिए याद रखिएगा, जो आपको थ्योरी में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि बाह्य लक्षण जैसे कि पशु बेचैन हो जाता है, उसका जो वेजाइना वाला पार्ट है, ये क्या हो जाता है, हल्की स्वेलिंग आ जाती है, इसके साथ साथ वेजाइना पार्ट से हल्का लिक्विड सा आने लगता है। ठीक है, और पशु बेचैन हो जाता है। ठीक है, बार बार रंबाता है, मतलब बार बार वो रंबाता है, चिल्लाता है, जैसे कि चिल्लाना आप बोलते हो, तो वो रंबाना बोलते हैं पशुओं में। ठीक है, तो ये मुख्य कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप ये पता लगा सकते हो कि वो मध्यकाल में आ चुका है या फिर नहीं आया है। ठीक है, ये तो है भाई लक्षण। अगर हम बात करते हैं टीजर बुल, तो टीजर बुल का मतलब उन नर पशुओं से है जिनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिए, ये होता है मध्यकाल का पता लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि ये जो नर पशु होते हैं, ये किसी मादा को गर्भित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पहले ही बधियाकरण किया जा चुका है। जो नर पशु जिनका पहले ही बधियाकरण किया जा चुका है, उनका जो प्रयोग होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, ये क्या होता है कि कोई मादा पशु है वो मध्यकाल में आ चुकी है या फिर नहीं आई है, इसका पता लगाने के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है। और इन नर पशुओं को ही याद रखिएगा टीजर बुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों लक्षण आप समझ गए कि बाह्य लक्षणों के आधार पर आप कैसे पता लगा सकते हो और टीजर बुल को छोड़कर आप कैसे पता लगा सकते हो। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, सबसे उत्तम समय कौन सा है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि मादा पशु गर्भित होगी, इसके सबसे ज़्यादा जो चांस रहते हैं, ये किस अवस्था पर रहते हैं। तो याद रखिएगा, जब से जो
मध्यकाल स्टार्ट हुआ है, मतलब मध्यकाल में आने के 12 से 18 घंटे के बीच, 12 से 18 घंटे के बीच अगर आप मीटिंग क्रिया कराते हो, उनका जो संभोग की क्रिया करवाते हो, तो उससे क्या होता है, याद रखिएगा, जो प्रेगनेंसी के चांस है ये हाईएस्ट रहते हैं, सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है, 12 से 18 घंटे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको अभी बताया था कि जो एस्ट्रा साइकिल है इसकी जो पुनः शुरुआत है ये कितने दिन में हो जाती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भेड़, तो भेड़ में हो जाती है 16 से 17 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मादा पशु के गर्भित होने के कितने समय बाद गर्भ की पुष्टि कर लेनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपने किसी मादा पशु को गर्भित करवाया है, ठीक है, तो इसकी जांच आप कैसे करोगे, या फिर आपको जांच करते रहना चाहिए कितने समय में, याद रखिएगा लगभग 2 महीने बाद आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, कि वो गर्भित हो चुकी है फिर नहीं हो चुकी है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो नहीं हुई है और आप सोच रहे हो वो हो चुकी है, तो आपका जो टाइम है वो निकलता जा रहा है, ठीक है। उससे जो उत्पादन होगा, मतलब जो आपको जो भी इनकम उससे प्राप्त होती है किसी गाय या फिर भैंस से, तो वो आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि उसका मान लीजिए अगर आप दूध ही बेचते हो, तो अगर मान लीजिए वो गर्भित नहीं हुई है तो दूध देना तो वैसे ही बंद कर देती है, तो आपकी जो अर्निंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो समय है वो निकल जाएगा। तो इसलिए याद रखिए इसकी जो एक बार जांच कर लेनी चाहिए, कितने दिन बाद, 2 महीने बाद। मतलब आज अगर आपने किसी मादा पशु को गर्भित करवाया है, तो इसके 2 महीने बाद आपको एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि वो गर्भित हो चुकी है फिर नहीं हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गर्भ की पुष्टि करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। अब यहाँ पर याद रखिए, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आप जो गर्भ की पुष्टि कर रहे हो, अगर आप उसका चेक कर रहे हो कि वो हो चुकी है फिर नहीं हुई है, तो इसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करोगे। तो याद रखिएगा जो सर्वोत्तम जो विधि मानी गई है गर्भ का टेस्ट करने के लिए, वो कौन सी मानी गई है, रेक्टम पाल्पेशन विधि। कौन सी विधि को सबसे उत्तम माना गया है, रेक्टम पाल्पेशन विधि को सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बछड़ी या पाड़ी के प्रजनन योग्य उम्र कितनी है। बछड़ी या पाड़ी की प्रजनन योग्य उम्र कितनी है। तो याद रखिएगा लगभग 3 वर्ष, या फिर आप मान सकते हो जब पाड़ी का या फिर जब बछड़ी का 300 किलोग्राम भार हो जाए, तब वो क्या होती है, प्रजनन के योग्य हो जाती है। या तो वो 3 वर्ष की हो जानी चाहिए, या फिर उसका वेट है ये 300 किलोग्राम हो जाना चाहिए, तब वो प्रजनन के लिए योग्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे बढ़िया हे बनती है। सबसे बढ़िया मतलब सबसे जो अच्छा है हे, ये किससे बनता है। तो ये बनता है, याद रखिएगा, बरसिम से। और अगर हम बात करते हैं सबसे अच्छा साइलेज, तो साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है, याद रखिएगा, मक्का का बनाया है। साइलेज सबसे अच्छा मक्का का बनता है, और सबसे बढ़िया हे बरसिम का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा जो सबसे अच्छा है ये तो बनता है मक्का का, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि उपयुक्त फसल कौन सी है, तो याद रखिएगा मक्का और ज्वार, इन दोनों से आसानी से आप बना सकते हो, दोनों का ही काफ़ी अच्छा बनता है। क्या बनता है, साइलेज बनता है। और साइलेज क्या होता है, याद रखिएगा, एक संरक्षित हरा चारा होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपसे पूछता है हे, या फिर आपसे पूछता है साइलेज, हे और साइलेज ये दोनों होते क्या हैं। तो याद रखिए ये दोनों ही क्या होते हैं, संरक्षित हरा चारा। संरक्षित हरा चारा नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्या होते हैं ये, संरक्षित हरा चारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व में भारत में क्रमशः बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं विश्व, तो विश्व में बकरी की कितनी नस्लें, 60 नस्लें। और अगर आपसे पूछता है भारत, तो भारत में कितनी नस्लें, 20 नस्लें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बकरी पालन उपयोगी है। मतलब अगर आप कोई बकरी पाल रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है, आप क्यों पालते हो बकरी को। तो याद रखिएगा बकरी से हम दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं, मांस उत्पादन हम ले सकते हैं, चमड़ा उद्योग हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है, और इससे ऊन भी प्राप्त की जा सकती है। बकरी का हम जो पालन करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, फर्स्ट दुग्ध उत्पादन के लिए, सेकंड मांस उत्पादन के लिए, थर्ड चमड़ा उद्योग के लिए, या फिर फोर्थ ऊन या बाल हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि मिल्क क्वीन, दुग्ध की रानी के नाम से किस बकरी की नस्ल को जाना जाता है। तो सानेन, याद रखिएगा सानेन को मिल्क क्वीन के नाम से भी
जाना जाता है, या फिर दूध की रानी। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा तो सबसे ज़्यादा दूध है ये किससे प्राप्त किया जाता है? सानेन, जो कि एक बकरी की नस्ल होती है। किससे प्राप्त किया जाता है? सानेन, जो कि एक बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है? तो याद रखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा होता है? स्विट्जरलैंड को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बकरी की कौन सी नस्ल बकरी वंश की जर्सी गाय के नाम से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे याद रखिएगा बकरी की जर्सी गाय बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बकरी की जर्सी गाय बोला जाता है। तो कौन सी नस्ल होती है? याद रखिएगा वो होती है अल्पाइन होती है। कौन सी होती है जिसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है? वो होती है अल्पाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बकरी की किस नस्ल से मोहेर, जो कि शानदार बाल होते हैं, ये किससे प्राप्त किया जाता है? मतलब याद रखिएगा बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे मोहेर प्राप्त की जाती है, और मोहेर क्या होती है? याद रखिएगा शानदार ऊन होती है, शानदार बाल होते हैं। तो याद रखिए जो मोहेर है ये प्राप्त की जाते हैं अंगोरा नस्ल से। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे मोहेर प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा वो होती है अंगोरा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बकरी की अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो होता है याद रखिएगा एशिया माइनर। बकरी की अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है? एशिया माइनर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिल्क चैंपियन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा एक तो हमने जाना मिल्क क्वीन, एक हम जानेंगे मिल्क चैंपियन। तो मिल्क क्वीन तो याद रखिए किसे बोला जाता है? सानेन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? सानेन को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछता है मिल्क चैंपियन, तो मिल्क चैंपियन याद रखिएगा टोगनबर्ग को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? टोगनबर्ग को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पिछली टांगों के पीछे की तरफ लंबे घने बालों का होना किस नस्ल की पहचान होती है? तो ये होती है याद रखिएगा जमुनापारी। किसका होती है? जमुनापारी नस्ल की एक मुख्य पहचान होती है कि इसकी पिछली टांगों पे क्या होता है? याद रखिएगा कि पिछली टांगों के पीछे की तरफ लंबे घने बाल ये किसकी मुख्य विशेषता होती है? ये होती है जमुनापारी नस्ल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सिटी गोट नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सिटी गोट के नाम से जो बकरी की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी होती है? तो वो होती है याद रखिएगा बारबरी नस्ल। मतलब बारबरी नस्ल को याद रखिएगा सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि सींग नहीं होते हैं? बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींग नहीं होते हैं? तो वो कौन सी होती है? याद रखिएगा टोगनबर्ग, जिसे याद रखिएगा मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। टोगनबर्ग कौन सी नस्ल होती है जिसमें याद रखिएगा सींग नहीं पाए जाते हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बकरी की किस नस्ल के बकरों या नर में दाढ़ी होती है? क्या पूछा गया है कि जो नर होते हैं उनमें क्या होती है? दाढ़ी होती है। क्या होती है? दाढ़ी होती है। तो कौन सी नस्ल होती है? वो होती है बिट्टल होती है। कौन सी होती है? बिट्टल नस्ल होती है, जिसमें क्या होता है? नर में दाढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा भोजन हेतु पाले जाते थे। मतलब सबसे पहले जो पशुओं को पाला गया था या फिर किसे पाला गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो सबसे पहले पाला गया था भोजन के लिए वो पशुओं को ही पाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बकरी की विदेशी नस्ल न्यूबियन का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है? याद रखिए न्यूबियन जो कि एक बकरी की नस्ल होती है, इसका ओरिजिन प्लेस आपसे पूछा गया है, तो ये होता है उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी की जो कि 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है? मतलब 2 बार बच्चे को जन्म देती है। क्या होता है? 2 बार बच्चे को जन्म देती है, वह एक बार में 2 बच्चे देती है। ठीक है, एक विशेषता आपको यहाँ पर बता रखी है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि क्या आती है? 1 साल में 2 बार ब्याती है, मतलब 2 बार बच्चों को जन्म देती है। सेकंड यहाँ पर जो विशेषता आपको बता रखी है वो एक साथ जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक साथ जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। ये दोनों ही विशेषता किसकी होती है? याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। वो कौन सी नस्ल होती है? वो होती है बारबरी नस्ल होती है। दोबारा से देख लीजिए, याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी नस्ल होती है जो कि 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है, मतलब 2 बार बच्चों को जन्म देती है, और एक साथ
2 बच्चों को जन्म देती है, ये दोनों ही विशेषता किसकी होती है? बारबरी नस्ल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि बकरी की किस नस्ल की रोमन नाक विशेषता है? रोमन नाक विशेषता है तो वो कौन सी होती है? याद रखिएगा जमुना पारी की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आपसे पूछा गया है कि बारबरी नस्ल की बकरियां प्रतिदिन कितना दूध दे देती है? मतलब इनका जो मिल्क है प्रतिदिन ये कितना दे देती है? किस नस्ल के बारे में आपसे पूछा गया है? बारबरी नस्ल के बारे में। तो याद रखिए ये दे देती है प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर किलोग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर लीटर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा आप चाहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बारबरी नस्ल की बकरी पाली जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? बारबरी जो नस्ल आप पाल रहे हो इसका उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पज़ क्या होता है इसको पालने का? तो ये होता है, याद रखिएगा, मांस के लिए और दूध के लिए। इसी दोनों पर्पज़ के लिए पाला जाता है। फर्स्ट मांस के लिए और दूसरा दूध के लिए, मतलब दोनों के लिए इसे पाला जाता है, दोनों के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था कि बधियाकरण क्यों किया जाता है, तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बधियाकरण करने का जो यंत्र हम यूज़ लेते हैं वो सबसे अच्छा यंत्र किसे माना गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, याद रखिएगा इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा यंत्र होता है? बर्डीजो कास्ट्रेटर। बधियाकरण के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? याद रखिएगा बर्डीजो कास्ट्रेटर। और याद रखिएगा इसी यंत्र को सबसे ज़्यादा बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो बधियाकरण किया जाता है ये किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो आप सभी को क्या याद रखना है? याद रखिएगा जो बधियाकरण किया जाता है ये किया जाता है बर्डीजो कास्ट्रेटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने दूध उत्पादन पर देते हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आप गाय पाल रहे हो, उसको अगर आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहते हो तो आप कितने, वो अगर दूध उत्पादन कितना दे कि उसको उसके अकॉर्डिंग हम दाना मिश्रण दें। तो याद रखिए अगर आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दे रहे हो तब देना आपको चाहिए ये जब वो 3 लीटर कम से कम दूध दे दे। इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कितना दाना मिश्रण उसे दे रहे हो। मान लीजिए अगर वो 6 लीटर दे रही है तो आप उसको 2 किलोग्राम दाना मिश्रण दीजिए, अगर वो 3 लीटर ही दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम दाना मिश्रण आप दीजिए। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर जो संख्या आपको बताई गई है, मतलब 3 लीटर पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दे, तो ये क्या होती है? उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? यहाँ पर याद रखिएगा कौन सी विधि आपको यहाँ पर पूछी गई है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या पूछा गया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से एक कौन सा एक सांड कितनी गायों को गर्भित कर सकता है साल में? तो याद रखिएगा 2000 से 3 गायों को, 2000 से 3000 गायों को कितनों को गर्भित कर सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से? एक सांड याद रखिएगा 2000 से 3000 गायों को गर्भित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? क्या पूछा गया है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? तो होती है, याद रखिएगा, चोकला। कौन सी होती है? चोकला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जमुनापारी बकरी के वयस्क नर व मादा का भार क्रमशः कितना होता है? क्या पूछा गया है? जमुनापारी बकरी के वयस्क नर व मादा भार कितना होता है, क्रमशः कितना होता है? तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं नर का, तो नर का होता है लगभग 90 kg, और अगर हम बात करते हैं मादा, तो मादा का जो वेट होता है ये होता है क्रमशः 60 kg। मतलब नर का भार होता है 90 किलोग्राम, और अगर हम बात करते हैं मादा तो इसका होता है 60 किलोग्राम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जमुनापारी के नस्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान किसे माना गया है? मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान किसे माना है? तो याद रखिएगा इसे माना गया है स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी को। टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान किसे माना गया है? ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है? याद रखिएगा पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी होती है? तो वो होती है, याद रखिएगा, साहिवाल होती है। कौन सी होती है? साहिवाल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जमुनापारी बकरी पालने का उद्देश्य क्या होता है, मतलब इसे क्यों पाला जाता है। याद रखिएगा, जमुनापारी जिसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, रोमन नाग, इसको पाला क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिए, इसे दूध उत्पादन के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए भी, मतलब दोनों उद्देश्य से इसे पाला जाता है। मांस के उत्पादन और दूध उत्पादन, इन दोनों के लिए याद रखिएगा जमुनापारी बकरी की नस्ल को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंजाब का गुरदासपुर जिला बकरी के किस नस्ल का उद्गम स्थान माना गया है। तो याद रखिएगा, पंजाब का गुरदासपुर जिला ये माना गया है बिट्टल नस्ल का उत्पत्ति स्थान। किसे माना गया है, बिट्टल नस्ल का गुरदासपुर उत्पत्ति स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है। क्या पूछा गया है, विश्व में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो याद रखिएगा, लगभग 200। पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं भेड़ की नस्लें, तो लगभग 200 के प्रति पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये स्थित होता है मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर होता है, मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, मखदूम, जो कि मथुरा और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जमुनापारी नस्ल की बकरी 250 दिन के दुग्ध काल में कितने किलोग्राम तक दूध दे देती है। क्या पूछा गया है कि 250 दिन में ये कितना दुग्ध काल या फिर इसका जो मिल्क पीरियड होता है, ये कितना मिल्क दे देती है। इसका जो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं ब्यात। ठीक है, जब एक दुग्ध काल खत्म हो जाता है उसे बोला जाता है ब्यात, मतलब एक ब्यात में कितना दूध दे देती है। तो याद रखिएगा, ये दे देती है लगभग 363 से 544 किलोग्राम। 363 से 544 किलोग्राम ये दे देती है, याद रखिएगा, प्रति ब्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है सूरती भैंस की मुख्य शारीरिक लक्षण क्या है, मतलब एक प्रमुख पहचान कौन सी होती है। तो होती है, याद रखिएगा, जो इसकी शरीर होता है, सूरती भैंस का जो शरीर होता है, इसका आकार कैसा होता है। याद रखिएगा, नाव जैसा, मतलब नाव आकार का इसका पेट होता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है सूरती भैंस की कि इसका जो नाव आकार का पेट होता है, क्या होता है, इसका पेट नाव के आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस नस्ल की अमेरिका के PL480 परियोजना के अंतर्गत RBS कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश के पशु फार्म पर अनुसंधान कार्य हुआ था। तो याद रखिए, इतनी सारे नस्लें हैं, मतलब जमुनापारी हुई, बारबरी हुआ, बिट्टल हुआ, ब्लैक बंगाल हुआ, तो इन सभी पे जो अनुसंधान किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था। याद रखिएगा, आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको ऑलरेडी ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, मतलब हैन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है। तो ये होता है, याद रखिए, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने 1954 में मेढकों को वातावरण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। तो वो था, याद रखिएगा, राइट। ये एक वैज्ञानिक नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जमुनापारी नस्ल की बकरी का अधिकतम दुग्ध उत्पादन दर्ज किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि अधिकतम जो ये दूध देती है, ये कितना दर्ज किया गया था। जैसे कि मान लीजिए हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बकरी की जो जमुनापारी नस्ल है, ये हाईएस्ट जो दूध उत्पादन ये देती है, वो कितना दर्ज किया गया है, कितना डाटा लिया गया है, कितना डाटा नोट किया गया है। तो वो होता है, याद रखिएगा, 5.4 kg दूध उत्पादन हाईएस्ट दर्ज किया गया है, किसका, जमुनापारी नस्ल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिए जाने वाले वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी % होनी चाहिए। क्या पूछा गया है, दोबारा से देख लीजिए कि कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिए जाने वाले वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता लगभग कितनी होनी चाहिए। मतलब आप याद रखिएगा, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए इनएक्टिव हुए, अगर मान लीजिए आप जो सीमन ले रहे हो, जो वीर्य आप यूज़ कर रहे हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, और अगर वो इनएक्टिव हो, मतलब निष्क्रिय हुए, तो उसका यूज़ ही क्या रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो गर्भित कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनएक्टिव है, पहले ही निष्क्रिय है वो।
तो इसलिए याद रखिएगा उसका गतिशीलता होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए, लगभग कितना 40% से ऊपर। मतलब जितना भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सेवन, वो एक्टिव होना चाहिए, या फिर जो शुक्राणु की संख्या वहाँ पर है उनमें से लगभग 40% से अधिक जो शुक्राणु ये एक्टिव होने चाहिए जो कि गर्भित कर पाए। ठीक है, उसी को यहाँ पर सेवन को हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के नर व मादा का क्रमशः शरीर भार कितना होता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल के नर का तो लगभग 27 से 36 किलोग्राम, और अगर हम बात करते हैं मादा का तो मादा का होता है 25 से 30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भेड़ की नस्ल जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है तो वो कौन सी नस्ल होती है। याद रखिएगा वो होती है चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि गाय की कौन सी नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण इसका दूध मीठा होता है। गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है और जिसके कारण होता है इसका, याद रखिएगा, दूध मीठा। तो कौन सी नस्ल होती है, वो होती है, याद रखिएगा, साहिवाल। और जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा दूध दिया जाता है वो भी कौन सी होती है, याद रखिएगा, साहिवाल ही नस्ल होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो यार वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो कर ही लीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए सही जवाब है, टेक केयर।